हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैंने टिक मार्क्स लगा रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आई नो मैं टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलो एक बार आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बिठाया। ठीक है जी, चलो सबसे पहले मीनिंग समझो। इट मीन्स ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? जितने भी आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब तक तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट समझा था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस पे बियरिंग डालते हैं, यानी कि फैक्टर इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है जी, वो कहलाएगा मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी, अब एग्जांपल देखो, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक सिस्टम, जितने भी आपके इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स है कुछ। अब चलो, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में क्या हो सकता है, दैट इज कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। अब हो सकता है कि आपके चैप्टर में, सॉरी जो आपकी बुक है, मतलब जो टॉपिक है उसमें ये पूरे भी हों, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पर मैंने क्या करा है, मैंने जो मुझे लगता है कि जो मेन है, जो छोड़ने वाले नहीं है, मैंने वो सारे लिखे हैं। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं कि 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। पर मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है कि ओवरऑल हमारी कंट्री में जो है कंडीशन चल क्या रही है। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन, जैसे कि इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं, हर चीज मायने रखता है। ठीक है जी, हर चीज मायने रखती है। अब समझो यहाँ पे बिजनेस साइकिल मैंने लिखा है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैंने पूरी वीडियो में ना, मैं हर एक चीज नहीं एक्सप्लेन, मतलब लिख लिख कर तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बोर्ड के जिस हिसाब से मेरे पास स्पेस है, बट मेरे बोलने पे ज्यादा जोर डालना एज कंपेयर टू जो मैंने लिखा है। ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ उस पे ज्यादा देखना, ध्यान डालना। ठीक है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक कंडीशन मैंने समझाया, देन उसके बाद इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट समझाया। यहाँ पे मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखा है, वहां पे पिंक से। दैट मीन्स ये जो पूरा एक पॉइंट है ये अलग पॉइंट है, इसके आगे ये इसके सब पॉइंट्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, यहाँ पे देखो बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक कंडीशन में आपके पास बिजनेस साइकिल भी आती है। बिजनेस साइकिल मतलब कि बिजनेस जो है वो अपनी पूरी होल लाइफ के किस स्टेज पर है। ठीक है, मेनली 4 स्टेज होते हैं: बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ठीक है जी, बूम स्टेज क्या होता है, जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट हाई होते हैं। ठीक है जी, इसका एग्जांपल दूंगी पर पूरी स्टेजेस खत्म होने के बाद। नेक्स्ट इज डिक्लाइन, जब आपके जो डिमांड है वो कम होने लग जाती है, थोड़ी ऐसी, मतलब डिमांड मान लो ऐसी थी, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है जी, तो इसने थोड़ा सा कर्व लिया, पूरी नीचे नहीं गिरी, थोड़ा सा कर्व लिया जस्ट। ठीक है जी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट थी, 11, 12, 13, 13 से फिर वापस से 12, 11, 10। समझ में आई? अब डिक्लाइन तो आपकी सेल्स या डिमांड जो है वो कम हो रही है, उसके बाद आपकी प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं। फिर आता है डिप्रेशन, जो नीचे है, बिल्कुल ऐसे नीचे, जिसे वो करते हैं ना पुष्पा। ठीक है, ये वही लगा लो, ये यही साइकिल चल रही थी उसकी भी। ठीक है चलो, यहां पे देखो बढ़ रहा है, डिक्लाइन आ रही है, डिप्रेशन बिल्कुल नीचे, मतलब आप ऐसे स्टेज लगाओ कि डिमांड ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल, और बिजनेसेस शट डाउन। उसके बाद अब वो झुकेगा नहीं, साला में ऐसे था ना, थोड़ा सा वापस से ऊपर। ऐसे ही डिप्रेशन के बाद रिकवरी, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है। अब इसका एग्जांपल समझो, कोविड। कोविड से पहले लोगों के बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे। ठीक है, हर बंदे का नहीं कहूंगी, कुछ एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो 100 में से 70% के लोगों के बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे। थोड़ा सा जैसे अब कोविड आया, थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया, अब 70 से लोग 60 पे आ गए। 60 पे आए तो अब पुष्पा को झुकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोविड आ रहा है। अब 60 से सीधा 40% बिजनेसेस, यानी कि जो 60 में थे ना, 40% लगा लो, बिजनेसेस खत्म हो गए। ये मेरे अपने खुद के हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, इसको कभी भी एग्जैक्ट मत समझना। ठीक है, अब क्या हुआ, 100 में से 70 अच्छे चल रहे थे, 70 से वो 60 पे आए, कोविड आया, यानी कि डिक्लाइन पे आए।
60 से वो सीधा 20 पे आ गई, 40% बिजनेस शट डाउन। अब 20 से वो 20 वालों ने रिकवरी करनी शुरू कर दी, ठीक है, यानी कि वापस ओरिजिनल स्टेट पे आने शुरू हो गए, ठीक है जी। ये होती है बिजनेस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि किस तरीके से आपकी कंट्री में प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और बेचा जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, सेकेंड इज सोशलिज्म, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे ओन्ड बाय प्राइवेट, मतलब प्राइवेट सेक्टर। जैसे ये लगाओ कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, ये वाला काम है, ठीक है। यानी कि फ्री कंपटीशन है, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट मोटिव है। जब प्राइवेट यानी कि प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज के हाथ में अगर रिसोर्सेज होंगे, सोचो वो तो कहेंगे ना कि हमें प्रॉफिट कमाना है। उनका फर्स्ट मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट हाई है, कंपटीशन फ्री है, ठीक है जी। अब ये होती है कैपिटलिज्म, जहां पे प्राइवेट ओन सेक्टर चलता है, उनके हाथ में है सारी पावर। सोशलिज्म क्या होता है? जहां पे रिसोर्सेस को, प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है जी, जहां पे गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, दैट इज सोशलिज्म। गवर्नमेंट मैनेज करती है इकोनॉमी को। तो गवर्नमेंट के हाथ में जब है तब क्या होगा? वेलफेयर। प्रॉफिट मोटिव बाद में, वेलफेयर पहले। लोगों के बारे में सोचा जाएगा, रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा, सर्विसेज को अच्छा किया जाएगा, ठीक है जी। मोनोपोली के सिस्टम कम हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। क्यों ऑलमोस्ट? क्या खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मोनोपोली तो नहीं बनाएगी। प्राइवेट में क्या होता है? मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली का मतलब समझते हो? मोनोपोली मतलब कि एक पर्सन ही रूल कर रहा है, लेना तो लो वरना जाने दो। मतलब सोचो आप ही एक ऐसे सेलर हो जिसके पास एक XYZ गुड है और पूरे मार्केट में किसी के पास वो गुड नहीं है और सामने वाले कंज्यूमर को चाहिए, तो वहां पे क्या है, अगर आप 40 का 80 भी रेट चार्ज करोगे ना तो भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसको इमरजेंसी है। अब एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन सिलेंडर। मोनोपोली कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर मान के चलो एक एरिया है, वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन के पास वो अवेलेबल है ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, अगर वो आपसे लाखों भी चार्ज कर लेना तो भी आप लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली मेंबर की जान ज्यादा प्यारी है, पैसों से ज्यादा। समझ रहे हो? तो मोनोपोली ऐसे हो जाती है जब गवर्नमेंट आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करना, हर चीज ध्यान दी जाती है। समझ आया? नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों रूल करते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? आर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। अब ये चीज समझो कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जैसे कि रेलवे, डिफेंस, ये गवर्नमेंट के पास है और बाकी सारे कौन ऑपरेट कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे यू माइट बी वॉन्डरिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है। पहली बात तो ये किसी के चैप्टर में हो सकता है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सिलेबस हो, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना, एक ये टॉपिक अलग से जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको अलग से भी समझाऊंगी। मेरा एक अलग से इसकी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, मतलब एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स वगैरह जो भी है मैं इससे रिलेटेड कंटेंट समझाऊंगी। सिमिलरली ये दो टॉपिक्स, मॉनेटरी और फिस्कल, भाई ये तो छोड़ने वाला है ही नहीं। ये चीज ध्यान रखना, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, बैंकिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब मॉनेटरी और फिस्कल छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। स्टिल अगर किसी को लगता है कि अभी किसी को अभी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मॉनेटरी और फिस्कल पे, तो मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैं उस कमेंट को पढ़ूंगी, मेरी वीडियो वो आएगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेसिकली पॉलिसीज क्या होती है? वो गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंगली हमारी जो कंट्री है वो चलती है, ठीक है। मॉनेटरी, फिस्कल, इंडस्ट्रियल, फॉरेन, ये सारी, ठीक है। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एक ऐसी पॉलिसी जो कि RBI रन कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब ये चीज देखो कि ये पॉलिसी में होता क्या है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी रिवीजन सुन लो। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली RBI क्या कहता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करो। अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है
तो खींच लो, इकोनॉमी में पैसा कम है तो दे दो। अब इसके टूल्स भी होते हैं बहुत सारे, वो मैं जब वीडियो इसकी बनाऊंगी तब कवर करूंगी। पर ये चीज देखो कि आरबीआई पैसे को कंट्रोल करता है। मतलब ये लगाओ कि अगर मान लो आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास इतना पैसा ना हो, तो वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, तो लोग लोन कम लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। लोग ऑलरेडी लोन कम लेंगे, दैट मीन्स उनकी जेब में पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो कम खर्चेंगे। आरबीआई सक्सेसफुल अपने मिशन में। अब आरबीआई को लग रहा है कि नहीं यार, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट्स घटा देगी, लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आरबीआई का मिशन सक्सेसफुल। अभी सिर्फ लोन के बेसिस, सिर्फ लोन के उससे नहीं होता, और भी होते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, वो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई अपने टूल से रेगुलेट करती है कि कितना पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट इज, अब मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया आरबीआई कंट्रोल करती है, इसमें मैनेज करती है कि पैसा कितना रहेगा इकोनॉमी में, कितना नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हर चीज को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी चलाती है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम, मतलब मॉनेटरी तो नहीं, पर हम ये देखेंगे कि लोगों के पास कितना पैसा रहना चाहिए, कितना नहीं, पैसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मतलब पैसे दे दिए, पैसे सप्लाई कर दिया इकोनॉमी में, वैसे नहीं। हम टैक्सेशन के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, ठीक है जी, हम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, इन सब चीजों से मैनेज करेंगे। जब गवर्नमेंट को लगता है कि देश में पैसा ज्यादा है, टैक्स बढ़ा दो। जब गवर्नमेंट को लगता है नहीं है, टैक्स घटा दो। जब गवर्नमेंट को लगता है कि पैसा ज्यादा है तो पब्लिक डिपॉजिट ले लो, लोगों से मांग लो पैसा, लगता है कम है मत मांगो, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें, हर चीज रोटेट करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हम इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कि किस इंडस्ट्रीज पे कितना फोकस किया जाएगा, किसको डेवलप करना है, किसको डेवलप नहीं करना, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ने का इस चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जिसको हम एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, दो तरीके की पॉलिसीज मेनली जो है फॉलो की जाती है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज फ्री या फिर लिबरल। अब क्या होता है कि देखो, अब हम बोलते हैं कि, सॉरी कैप गिर गई, हाँ, तो अब हम बोलते हैं ये चीज कि अगर हम फॉरेन डील करते हैं, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में, तो वो अच्छा भी है बुरा भी है। आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, अब अच्छा क्यों है बुरा क्यों है दोनों में समझ में आएगा। अब गवर्नमेंट या तो चाहती है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जो बिजनेसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए, सॉरी उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वहां भी आती है आपकी प्रोटेक्शन वाली। गवर्नमेंट कहता है कि देखो, अगर तो फॉरेन से इन्वेस्ट, मतलब ऐसे लोग आ गए जो कि हमारा बिजनेस खा जाएंगे, ऐसी कंपनीज आ गई, कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बची रहें, ठीक है। जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो कंपटीशन इनके लिए इतना भारी एकदम से ना आ जाए कि भाई कोई भी कुछ भी कोई उठ के आ गया फॉरेन कंपटीशन, हम क्या करेंगे। नेक्स्ट इज फ्री या लिबरल। इसमें गवर्नमेंट सोचती है कि देखो, अगर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अगर तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, मतलब डीलिंग कम हो जाएगी। अब डीलिंग कम होगी तो दिक्कत भी आएगी, समझो कैसे। कुछ चीजें, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है जो उनके पास है, ठीक है, और कुछ उनके पास है, सॉरी कुछ हमारे पास है जो उनके पास नहीं है। तो क्विड प्रो क्यू, एक हाथ दे एक हाथ ले, समझ में आई ये सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है फ्री या लिबरल में, कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं, फ्रीली ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी जाती है ताकि जो हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बची रहे। तो दोनों तरीके से जो है चलता है काम, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आपके पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस पॉलिसी में ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत जगह तो ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी आप ये कह सकते हो सेक्टर्स है जहाँ पे 100% FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी अलाउड है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज भी पास किए हैं हमारी कंट्री में स्मूथ रनिंग के लिए, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019,
देन आपके पास ठीक है और भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स आते हैं जो कि रेगुलेट होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मूथ चलती है। एंड लास्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब ये क्या है, ये चीज समझो। आप ये चीज देखो, अगर मैं बात करूं इजराइल और ईरान की वॉर के बारे में, वॉर दोनों के बीच में हो रही है, इंपैक्ट इंडिया को भी हो रहा है, समझो। क्योंकि हमारा जो ऑयल है हमारा भी वहीं से आ रहा है, वॉर दोनों के बीच में हुई, ठीक है, रूट बंद हो गया, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, रूट रिस्की हो गया, हमारे लिए भी दिक्कत आई। तो ये जब हम बोलते हैं ना कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर है, क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबली जो है हम सारी कंट्रीज आपस में रिलेशन में होती हैं, क्योंकि हमारे बीच में ट्रेड होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेशंस है हमारे, इंटरलिंक है। अगर एक कंट्री को, मतलब दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहे हैं तो तीसरे को इंपैक्ट पड़ेगा। अब वहां पे क्या हो, ड्रोन गिर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, रूट में प्रॉब्लम्स आ रही है, डर बना हुआ है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, हमारे को दिक्कत आ रही है। अब पता नहीं, मैं रील्स देख रही थी, अब आई डोंट नो, मैंने इस पर पूरी अभी रिसर्च फिलहाल बैठ के करी नहीं, पर मैं ये देख रही थी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे रूमर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सच भी है। पर देखो, आप ये चीज देखो कि हम अपना स्टॉक तो पहले से रेडी करके चलते हैं, पर कितने टाइम का ही, कुछ टाइम का, कुछ डेज का। उसके बाद भी अगर ये सब चीजें सेटल नहीं होती तो क्या आएगा इंडिया पे इम्पैक्ट, प्राइजेस, समझ रहे हो। तो चीजों को समझो कि किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड इम्पैक्ट करता है। दो कंट्रीज की वॉर भी ऐसा कभी नहीं होता कि भाई तीसरे पे कोई इम्पैक्ट ही ना आए, रेयर चांसेस, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आप ये सोचो, इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है, कैसे, सिर्फ अपने रिसोर्सेस तो हमारे पास सारे के सारे नहीं है, सामने वालों पे भी नहीं है, हमारे पे भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो हम अरेंज कर रहे हैं एक चीज दूसरी कंट्री से, दूसरी चीज इस कंट्री से। तो अगर दो के बीच में भी वॉर होती है तो पिसा कौन, इंडिया, ठीक है। कभी इतना इम्पैक्ट, कभी इतना, पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।